मिस्टर स्मिथ बगौर उसका चेहरा देख रहा था। फिर उन्होंने अपने एक साथी से कहा, एमोनिया की बोतल लेकर आओ। चंद लम्हे के बाद एमोनिया की बोतल वहां पहुंच गई जिस पर साइफन लगा हुआ था। मिस्टर स्मिथ ने अपने हाथ से साइफन की फुहारें उस शख्स के चेहरे पर मारी और प्लास्टिक के टुकड़े उसके चेहरे से उतरने लगे। मेरी हैरत दो चंद हुई जा रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए गैर मुतवक्के था, यानी कोई और भी था जो इस मेकअप में घूम रहा था। अगर साइफन की चंद फुहारें मेरे चेहरे पर भी मार दी जाएं तो मिस्टर स्मिथ को पागल होना पड़ेगा। उस वक्त मेरी ज़हनी हालत बेहद अजीब थी। उस शख्स का असल चेहरा नुमाया हो गया था और मैं खुद को अब किसी हद तक पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो खदशा भी दूर हो गया था कि शहनाज मरजूका और दानिश रमजी किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। ये कोई और ही चक्कर था, असल लुइस हार्बिन ये भी नहीं था। मिस्टर स्मिथ और दूसरे लोग लुइस हार्बिन के मेकअप में मौजूद शख्स से मुफस्सल मालूमात हासिल करते रहे और मालूम ये हुआ कि किसी नामालूम शख्सियत ने उसे उस मेकअप में घूमने फिरने के $5000 अदा किए थे। फिर मुझसे गुफ्तगू के दौरान मिस्टर स्मिथ ने कहा, इस हरकत से इनका यही मकसद हो सकता है कि इस फार्मूले के हुसूल के लिए कोशां लोगों को मंजरियाम पर लाएं और उस शख्स का पीछा करके ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि कौन कौन लोग लुइस हार्बिन की तलाश में मसरूफ हैं। अभी हम ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि बाहर दो खौफनाक धमाके सुनाई दिए। यकीनन ये हैंड ग्रेनेड के धमाके थे। स्मिथ बेइख्तियार उछल पड़ा। उसने खूंखार नजरों से उस शख्स को देखा और फिर सोलिता की तरफ रुख करके बोला, इसके हाथ पांव बांधकर इसे उसी जगह डाल दो। मेरा ख्याल है वो लोग जो इसके जरिए इससे दिलचस्पी रखने वालों की तलाश में सरगर्दा थे यहाँ तक पहुंच गए हैं। मिस्टर हार्बिन, आप बराहे करम सोलिता के साथ रहिए। स्मिथ ये कहता हुआ फुर्ती से बाहर निकल गया। सोलिता ने मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, आओ इसके हाथ बांध दें। मेकअप में मौजूद आदमी के हाथ पांव बांधकर उसे वहीं डाल दिया गया। सोलिता ने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या ख्याल है, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए? मैंने कहा, इस वक्त ये कैसे मुमकिन है, बाहर गोलियां चल रही हैं, तुम जरा सूरत हाल का जायजा तो लो। सोलिता लम्हा भर कुछ सोचती रही, फिर वो बाहर निकलते हुए बोली, बराहे करम तुम इस कमरे से बाहर आने की कोशिश मत करना। मैंने उसके जाते ही दरवाजा फुर्ती से अंदर से बंद कर लिया। एमोनिया की वो बोतल मेरे लिए बाइस दिलचस्पी थी जिससे उस शख्स का मेकअप उतारा गया था। अगर मैं अपने तौर पर एमोनिया हासिल करने की कोशिश करता तो शायद कुछ दुश्वारी पेश आती, लेकिन उस वक्त मेरा काम बन गया था। मैंने एमोनिया की बोतल उठाकर अपने कोट की अंदरूनी जेब में छुपा ली और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर अच्छी खासी हंगामा आराई हो रही थी। मैं उनसे बचता बचाता एक ऐसी समत जा रहा था जहां से अगर मैं कोशिश करता तो इमारत से बाहर निकल सकता था, और इस कोशिश में मुझे नाकामी नहीं हुई। चंद लम्हात के बाद मैं उन आवाजों को बहुत पीछे छोड़ आया था। मैं बरक रफ्तारी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मुझे एक सड़क नजर आई और मैं उस पर पहुंच गया। वहां से टैक्सी हासिल कर लेना मुश्किल नहीं था। मुझे एक टैक्सी मिल गई और मैंने उसमें बैठकर यूं ही एक पता ड्राइवर को बता दिया। ड्राइवर ने मुझे मेरी मतलूबा जगह उतार दिया। वहां से पैदल चलते हुए मैं किसी ऐसी जगह को तलाश करने लगा जहां मैं अपना काम अंजाम दे सकूं। फिर एक छोटा सा रेस्तोरां मुझे नजर आ गया जो मेरे काम के लिए मुनासिब जगह थी। रेस्तोरां के बाथरूम में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जब आधे घंटे के बाद मैं वहां से बरामद हुआ तो मेरा चेहरा अपनी असली हालत में वापस आ गया था। एमोनिया की बोतल मैंने बाथरूम में ही एक जगह छोड़ दी थी। बाहर आकर मैं इत्मीनान से एक मेज के गिर्द पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और मैंने अपने लिए कॉफी तलब कर ली। मकसद यही था कि अपने आप को पुरसुकून कर लूं। कॉफी के छोटे छोटे घूंट लेते हुए मैं बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगता। उस मेकअप से निजात पाने के बाद मैं खुद को भी मुतमईन महसूस कर रहा था। उन कमबख्तों ने तो मुझे उलझा कर रख दिया था। मैं बेदस्तोपा होकर रह गया था। अब कम से कम आजादी से घूम फिर तो सकूंगा। यहाँ मुझे सिर्फ दानिश रमजी और शहनाज मरजूका का इंतजार ही तो करना है। इस चक्कर में पड़कर तो मैं कहीं का न रहता। कॉफी पीने के बाद मैं अपनी जगह से उठा और एक बार फिर उस होटल में पहुंच गया जहां से पकड़ा गया था। लेकिन अब उस होटल में मैं एक और हैसियत से दाखिल हुआ था। मैंने अपना नाम वगैरह बताते हुए अपने कमरे की चाबी हासिल कर ली और थोड़ी देर के बाद मैं होटल के एक कमरे में मुकीम हो गया। इन हंगामा आराइयों में काफी वक्त गुजर चुका था और उसूलन अब शहनाज मरजूका और दानिश रमजी को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मैं बेचैनी से उनका मुंतजिर था। अखबारात देखना इस दौरान भी मैंने नहीं छोड़ा था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पैगाम मेरी नजर से नहीं गुजरा था। नई क़याम गाह पर अपनी असल शक्ल में क़याम किए हुए मुझे 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में मैंने अपने आप को बहुत महदूद रखा था और होटल की तफरीहात तक में कोई हिस्सा नहीं लिया था। मुबादा किसी उलझन का शिकार हो जाऊं,
हालांकि ये कैद बहुत तकलीफ दह थी। मैं अगर चाहता तो होटल में अपने लिए बहुत सारी दिलचस्पियां तलाश कर सकता था, लेकिन अब दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि इस मुहिम से फरागत हासिल करके बैरूत पहुंच जाऊं। इस क़याम के 5वें दिन आखिर मुझे अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार नजर आया जो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था, और मैं उस छोटे से इश्तिहार को देखकर इतना खुश हुआ कि बयान नहीं कर सकता। इश्तिहार में लिखा हुआ था कि आर्सन ब्लोशर होटल मेट्रोपोलिस के कमरा नंबर 20 में मिकाइल से मुलाकात करे। होटल मेट्रोपोलिस के बारे में तफसीलात टेलीफोन डायरेक्टरी से हासिल हो सकती थी। मैंने फौरी तौर पर चल पड़ने की बजाय मेट्रोपोलिस के कमरा नंबर 20 से राब्ता कायम करने का फैसला किया, और चंद लम्हात के बाद टेलीफोन पर मेरा राब्ता दानिश रमजी से हो गया। दानिश रमजी और शहनाज मरजूका मेरे मुंतजिर ही थे। फोन दानिश रमजी ही ने रिसीव किया। उसकी आवाज सुनते ही मैंने कहा, मैं ब्लोशर बोल रहा हूँ। आवाज आई, ओ मिस्टर ब्लोशर, हमारा पैगाम आपको मिल गया। मैंने कहा, हाँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? दूसरी जानिब से कहा गया, अगर कोई दिक्कत ना हो तो फौरन मेट्रोपोलिस पहुंच जाएं। मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ। दानिश रमजी ने पूछा, सुनो, अभी तक किसी किस्म का खतरा तो पेश नहीं आया तुम्हें? मैंने कहा, कतई नहीं, मैं तो यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। जवाब मिला, बस तो फिर ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मैंने फोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने निहायत बरकरफ्तारी से तैयारी की। अपनी असल शक्ल में मुझे किसी बात का खतरा नहीं था, और फौरन ही कोई मेरी जानिब मुतवज्जे भी नहीं हो सकता था। होटल से बाहर आकर मैं एक टैक्सी में बैठकर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं मेट्रोपोलिस के कमरा नंबर 20 में दाखिल हो रहा था। मेरा इस्तकबाल करने के लिए शहनाज मरजूका और दानिश रमजी मौजूद थे। दानिश रमजी ने मुझसे गर्म जोशी से मुसाफा किया था। उसका सुता हुआ सपाट चेहरा उस वक्त किसी कदर मुख्तलिफ नजर आ रहा था। शहनाज मरजूका ने मुझसे बैठने के लिए कहा, और मैं सोफे पर बैठकर मुस्कुराती निगाहों से उन लोगों को देखने लगा। दानिश रमजी ने कहा, बॉन की दिलचस्प जिंदगी तुम्हें जरूर पसंद आई होगी अली यार खान। मैंने कहा, यकीनन, यहाँ की हंगामा परवर जिंदगी बेहद अजीब है, और फिर मैं इस दौरान जिन हालात से गुजरा हूँ वो तो जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्प थे। दानिश रमजी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? क्या तुम्हें यहाँ कुछ गैर मामूली वाकयात पेश आए हैं? मैंने कहा, उनकी तफसील बताना बेकार है। यूं समझ लो कि बेशुमार अफराद मेरे पीछे पड़े हुए थे। दरअसल मिस्टर दानिश रमजी, अगर मैं आपको ये बता दूं कि जिस शख्स के मेकअप में आपने मुझे यहाँ भेजा था वो क्या चीज है, तो आपको मुश्किल ही से यकीन आएगा। दानिश रमजी ने दिलचस्पी से कहा, बराह करम बताओ, क्या किस्सा था? मैंने कहा, लुइस हार्बिन एक ऐसे शख्स का नायब था जो साइंसदान था, और उसने कोई ऐसा तबाहकुन फार्मूला इजाद किया था जो हथियारों की दौड़ में हिस्सा लेने वालों के लिए बेहद दिलचस्पी का बायस था। उसकी मौत के बाद सिर्फ लुइस हार्बिन को ही इस फार्मूले के बारे में तफसीलात मालूम थी, और बेशतर बड़े बड़े मुमालिक लुइस हार्बिन की ताक में लगे हुए थे। वो मुंह मांगी कीमत पर लुइस हार्बिन से ये फार्मूला हासिल कर लेना चाहते थे। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने लुइस हार्बिन को इस तरह आजाद छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसका ये नतीजा अखज किया है कि वो लुइस हार्बिन की तन्हा जात से मुतमईन नहीं थे, बल्कि ये ख्याल भी उनके जहन में था कि लुइस हार्बिन से कोई और भी मुताल्लिक हो सकता है जो इस फार्मूले के बारे में जानता हो। इसीलिए उन्होंने लुइस हार्बिन को अगवा नहीं किया था। मेरा ख्याल है मिस्टर दानिश रमजी के लुइस हार्बिन तेल अवीव बिला वजह नहीं गया था। दानिश रमजी इंतहाई दिलचस्पी से मेरी आंखों में देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आपका क्या ख्याल है, वो तेल अवीव क्यों गया था? मैंने कहा, इसराइली हुकूमत से उस फार्मूले का सौदा करने के लिए। दानिश एक तवील सांस लेकर बोला, कमाल है, इसका मतलब है कि हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था तुम्हें उसके मेकअप में यहाँ भेजकर। तुम्हें तो यहाँ खासी मुश्किलात पेश आई होंगी। मैं दानिश रमजी और शहनाज मरजूका को इन मुश्किलात की तफसील बताने लगा, और अपनी कहानी इख्तिताम पर पहुंचाने के बाद मैंने कहा, इन हालात में मेरे लिए ये जरूरी हो गया था कि अपनी असल शक्ल में आ जाऊं और उस मेकअप से पीछा छुड़वा लूं। बस उसके बाद ही ये चंद रोज सुकून से गुजरे हैं, वरना यहाँ आते ही एयरपोर्ट से हंगामे शुरू हो गए थे। दानिश रमजी बोला, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था। तुम नहीं जानते मिस्टर अली कि तुम्हारे वहां से निकल आने के बाद क्या क्या हंगामे हुए हैं। इसराइली हुकाम किस तरह एक एक चप्पे की निगरानी करते रहे हैं, और किस किस तरह उन्होंने वहां नाकाबंदियां की हैं। मुजाहिदीन की तमाम कार्रवाइयां तवील अरसे के लिए रुक गई हैं, क्योंकि इसराइली हुकाम अब भी यही समझते हैं कि तुम वहीं मौजूद हो। मैंने कहा, अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर रमजी? बराह करम मुझे बैरूत भिजवाने का बंदोबस्त कर दीजिए। मैं फौरी तौर पर रवाना होना चाहता हूँ, क्योंकि मजीद ताखीर नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। दानिश रमजी ने कहा, इसका इंतजाम हम करके आए हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी पहली फ्लाइट से बैरूत के लिए अपनी सीट कंफर्म करवा सकते हैं। उसके इन अल्फाज ने मेरी रूह में सुरूर की लहरें दौड़ा दी।
میں نے کہا بلا شبہ یہ ایک خوشخبری ہے میرے لیے، حالانکہ میں اگر چاہتا تو ابتدا ہی میں اپنی اصل شکل میں آ کر ان ہنگاموں سے نجات پا سکتا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ لوئس ہاربن در حقیقت کیا ہے تو میری دلچسپیاں بڑھ گئیں۔ میں آپ کو یہ اطلاع دے چکا ہوں اور بیروت جا کر اپنے اعلیٰ حکام کو بھی یہ اطلاع دوں گا کہ ایک تباہ کن فارمولہ اسرائیلی حکومت حاصل کر رہی ہے، اس پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دانش رمزی نے بے تعلقی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بہتر ہوگا کہ آپ یہ اطلاع PLO کے سربراہان کو دے دیں، لیکن اسرائیل میں تو ایسی بہت سی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو آگے چل کر فلسطینیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں گی، نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ بیشتر عرب ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، بہرحال آپ مجھے میرے کاغذات دے دیجئے تاکہ میں اپنی روانگی کا انتظام کر سکوں۔ دانش رمزی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دوسرے دن 11:30 بجے میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ فلائٹ کنفرم ہو چکی تھی اور میں بیروت روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئے تھے اور میں بالآخر بیروت کے لیے چل پڑا۔ دوران سفر میرے ذہن میں متعدد خیالات آ رہے تھے۔ جو مشن میرے سپرد کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر تو پورا نہیں ہو سکا تھا۔ عاقل تیوارو کی موت کی اطلاع مجھے مل چکی تھی اور اگر تنظیم کے ارکان اس کی موت سے واقف نہیں ہوئے تھے تو یہ اطلاع انہیں میری ہی زبانی ملنا تھی، لیکن جو کچھ عاقل تیوارو نے مجھے بتایا تھا وہ مجھے ازبر تھا اور میں اسے منوان ان کے سامنے دہرا سکتا تھا۔ بیروت کا تصور میرے لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جذبے بعض اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان عام حالات میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب بیروت میرا اپنا گھر تھا جہاں پہنچ کر مجھے قلبی سکون حاصل ہوتا۔ بیروت ایئرپورٹ پر اترا تو موسم نہایت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی کی اور اپنی اس رہائش گاہ کی طرف چل پڑا جہاں میرا قیام تھا اور وہاں صرف فواد ہی میرے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو گھریلو ملازمہ عطیہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہمارا کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی اور گھر کی صفائی کا انتظام بھی اسی کے سپرد تھا۔ عطیہ نے پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اور میں نے اس سے فواد کے بارے میں پوچھا۔ ملازمہ نے بتایا فواد تو کسی کام سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا او اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے غسل وغیرہ کیا اور فارغ ہو کر احسان فروغی کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں احسان فروغی سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ احسان فروغی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک پڑے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور یہ کیفیت عام کیفیات سے مختلف تھی۔ ان کے چہرے پر میرے لیے وہ استقبالیہ جوش نظر آ رہا تھا جو ان کی خاصیت تھی۔ کچھ سرد مہری سی محسوس کی تھی میں نے۔ باہر کیف آگے بڑھ کر میں نے ان سے مصافحہ کیا اور انہوں نے مجھے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے سوال کیا آپ کب پہنچے مسٹر علی؟ اس لہجے میں بھی کچھ اجنبیت سی تھی۔ میں متعجب ہو گیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ احسان فروغی نے پھر پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اور اب میں اس سرد لہجے پر بوکھلا گیا، چونکہ ان کا انداز کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک خاص کیفیت نمایاں ہوتی تھی، لیکن آج ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں مسٹر فروغی۔ وہ بولا میرا مطلب ہے آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تل ابیب سے تو آپ آئے نہیں اور نہ ہی اسرائیل کے کسی دوسرے شہر سے۔ میں نے کہا میرے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں آپ؟ احسان فروغی نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا ہاں خبریں تو ملتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ نکل ہی آتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہا ہوں؟ وہ بولا میں نے کہا نا مسٹر علی کہ خبریں کسی نہ کسی طور مل ہی جاتی ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں مسٹر فروغی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرے سوال پر مسٹر فروغی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولے میں تم سے اس موضوع پر گفتگو ضرور کرتا علی یار خان، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولا مجھے ہدایت ملی ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کسی ذریعے سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو اس کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو دوں، اور میں اس وقت یہی کرنے پر مجبور ہوں۔ اس نے کہا اور اپنے قریب رکھے ہوئے انٹرکام کا ایک بٹن آن کر کے بولے ہیلو ہیڈ کوارٹر۔ دوسری طرف سے جواب ملا یس کیا بات ہے؟ وہ بولا علی یار خان ابھی اچانک میرے دفتر تشریف لائے ہیں، کیا حکم ہے ان کے لیے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ چونک اٹھا ہے۔ علی یار خان؟ میری حیرت اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسٹر فروغی نے کہا ہاں وہ میرے سامنے موجود ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملا تو براہ کرم انہیں ہیڈ کوارٹر لانے کا بندوبست کیجیے، ہم فوری طور پر انتظامات کیے لیتے ہیں۔ احسان فروغی نے جواب دیا بہتر ہے اور انٹرکام آف کر دیا۔ یہ تمام گفتگو میرے لیے جس قدر حیران کن تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔
दूसरी तरफ के अल्फाज भी बहुत ही अजीब थे। एहसान फरोगी ने बगौर मुझे देखते हुए कहा, मिस्टर अली यार खान, मैं इस बात के लिए मजबूर हूँ कि आपको हेडक्वार्टर ले जाऊं। मैंने कहा, मेरा दिमाग शिद्दत कर्ब से फट जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सर्द महरी किस लिए इख्तियार की जा रही है, क्या बात है? वो बोला, मैंने कहा ना, इसकी तफसील आपको हेडक्वार्टर चलकर ही मालूम हो जाएगी। मैंने कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए जल्दी कीजिए। ताज्जुब है, मुझे बहुत ताज्जुब है। उसने गर्दन झटक कर कहा, चलिए। मुझे यूं महसूस होता था जैसे एहसान फरोगी मुझसे कुछ कहना चाहते हों। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। उस तासुर में एक शिकायत भी थी, नाराजगी भी और एहतियात भी। उनका चेहरा भी इस बात का आईनादार था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मेरी समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो बड़ा तजस्सुस लेकर आया था जहन में, एक बहुत बड़ा राज लेकर मैं यहाँ पहुंचा था और ये लोग मुझसे इस तरह पेश आ रहे थे। मालूम नहीं क्या बात थी। बाहर निकलकर मैंने देखा कि कुछ खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। चंद मुसल्ला फलस्तीनी यहाँ मौजूद थे। मालूम नहीं किस किस्म की हिदायत उन्हें मिली थी, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी तरफ से खास तौर से मुस्तैद देखा। मुझे यूं महसूस होता था जैसे वो सब मेरी तरफ से चौकन्ना हो। बाहर तौर इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करता हुआ मैं मिस्टर एहसान फरोगी के साथ उनकी कार में बैठ गया। उस वक्त ड्राइविंग भी एक और शख्स कर रहा था। एहसान फरोगी में वो बात ही नहीं थी जो इससे पहले मुझे नजर आई थी। फवाद भी कम वक्त मौजूद नहीं था, वरना वो मेरे लिए एक कारआमद इंसान साबित होता और मुझे तमाम तफसीलात बता देता। हेडक्वार्टर में सबसे पहले मुलाकात नाइमा बर्क से हुई। नाइमा बर्क मुझे देखकर बुरी तरह ठिठक गई। एहसान फरोगी को देखा और मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा जर्द पड़ गया है। उसकी आंखों में शदीद हैजान की कैफियत नजर आई और वो अपनी जगह सकते के आलम में खड़ी रह गई थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, हेलो नाइमा, और वो बमुश्किल तमाम हलक से आवाज निकाल सकी, हेलो। मैंने बेचैनी से कहा, क्या हो गया है तुम लोगों को, सबको क्या हो गया है? नाइमा तेजी से एक तरफ चली गई। एहसान फरोगी ने कहा, आइए, और मुझे लिए हुए एक बड़े हॉल में पहुंच गए। यहाँ पहले भी मैं कई बार आ चुका था और यहाँ मेरी तारीफ व तौसीफ के पुल बांधे जाते थे। हॉल में पड़ी हुई लंबी मेज के गिर्द उस वक्त कोई भी नहीं था। एहसान फरोगी ने मुझसे बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गए। मैंने कहा, मिस्टर एहसान फरोगी, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे कोई गलत फहमी आप लोगों के जहनों में मौजूद है। आपका ये रवैया मेरे लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है और मैं जहनी तौर पर बमुश्किल तमाम अपने आप को काबू में रखे हुए हूँ। इतना हक तो मेरा बनता है कि आप बिला तरद्दुद मुझे बता दें कि आप लोगों के अंदर ये सर्द महरी क्यों पैदा हो गई है। दरवाजे से आवाज आई, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू कर ली जाएगी मिस्टर अली यार खान। साथ ही चंद अफराद अंदर दाखिल हो गए। ये सब मेरे शनासा थे। तंजीम के बड़े बड़े अरकान थे जिनसे मैं मोहब्बत करता था और जिनके सामने हमेशा मुअद्दब रहता था। उस वक्त भी मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और वो सब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेज के नजदीक पहुंच गए। फिर उन्होंने अपनी अपनी कुर्सियां संभाल ली और बैठ गए। किसी ने मुझसे मुसाफा करने की कोशिश न की। मुझसे भी बैठ जाने के लिए कहा गया और मैं आहिस्ता से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है। कोई ऐसी बात उन लोगों के जहनों में मौजूद है जो मेरे खिलाफ है। बाहर तौर मैंने मेज पर दोनों कोहनियां रखी और उन लोगों की जानिब देखने लगा। साबित नजमी ने मुझे मुखातिब करके कहा, आपको एक खुसूसी मिशन पर भेजा गया था अली यार खान। आकिल तिवारू को इसराइल से निकालने की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द थी। आपने अपने उस फर्ज को किस हद तक अंजाम दिया? मैंने कहा, मुझ पर आकिल तिवारू को इसराइल से निकालने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसके मेकअप में मुझे इसराइली फौजियों को अपने पीछे लगाए रखना था ताकि वो फरेब का शिकार हो सकें और इस तरह आकिल तिवारू की तरफ से उनकी तवज्जो हट जाए। कहा गया, हाँ, यही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसकी अंजाम दही के सिलसिले में आपने क्या किया? मैंने कहा, एक तवील कहानी है। मेरा जहन आप लोगों के इस सर्द रवैये में उलझा हुआ है, ताहम मैं अपने फराइज की बजा आवरी में कोताही नहीं कर सकता और मैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। मैंने हस्बे हिदायत अपने काम का आगाज किया था और उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए वो तमाम इकदाम किए थे जो जानलेवा भी थे। मुझे बारहा मर मर कर जीना पड़ा। शदीद मुश्किलात से गुजर कर मैं अपनी इन कोशिशों में कामयाब हुआ और बिलाखिर उनके हाथों कैद हो गया। उन्होंने आकिल तिवारू ही की हैसियत से मुझे कैद किया था, लेकिन बदनसीबी से आकिल तिवारू भी उनके हाथ लग गए और उन्होंने सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ और मेरा मंसूबा क्या है, उन्हें मेरे पास भेज दिया। हम दोनों को साथ रखा गया और इस तन्हाई से फायदा उठाते हुए आकिल तिवारू ने मुझे वो तमाम तफसीलात बता दी जो उनके जहन में महफूज थी। इसराइल के एटमी राज मुझे मिल चुके थे। आकिल तिवारू ने मुझे उनके बारे में एक एक तफसील बता दी थी जो मुझे अजबर है और मैं उसे आप लोगों के सामने दोहराने को तैयार हूँ। उसके बाद हम लोगों को अलहदा कर दिया गया था।
आकिल तिवारू बेचारे एक मूजी मरज का शिकार हो गए थे। उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मुझे नहीं मालूम हो सका कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, लेकिन बिलाखिर मुझे ये इत्तला मिली कि आकिल तिवारू हलाक हो गए हैं। किस तरह, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है। मेरे खामोश होने पर साबित नज़मी ने कहा, जी जी आगे फरमाइए। मैंने कहा, उसके बाद मैं उनकी कैद में फंसा रहा और फिर 2 अफराद ने मुझे उनकी कैद से रिहाई दिलवाई। उसने पूछा, ये 2 अफराद कौन थे? मैंने कहा, उनमें से एक का नाम शहनाज मरजूका और दूसरे का दानिश रमजी था। नज़मी के लहजे में तंज था, आगे फरमाइए। मैंने कहा, उन दोनों ने मुझे एक ऐसे शख्स के मेकअप में मगरबी जर्मनी भिजवा दिया जो इसराइल में मौजूद था और तेल अवीव के हुकाम से एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने आया था। उस शख्स का नाम लुइस हार्बिन था। नज़मी ने कहा, यहाँ से हम आपकी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करने पर मजबूर हैं और आपको उन हक़ाइक़ की तरफ ले जाते हैं जो दर हकीकत हमारे लिए इंतहाई कर्ब का बायस बने हैं। मैंने इस तरह के आलम में कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए। वो बोला, बदकिस्मती से मिस्टर अली यार खान, बाज़ औक़ात हम ऐसे दोस्तों से महरूम हो जाते हैं जिन पर हमें मुकम्मल एतमाद होता है और जिन पर हम अपने एतमाद का महल तामीर कर लेते हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप जिन नेक जज्बात के तहत तंजीम में शामिल हुए और तंजीम के लिए आपने जो कुछ किया, हमने दिल से उसकी कदर की और हमारे इन अखुवत के जज्बों को जिला मिली जो हम हर मुसलमान के लिए दिल में रखते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई बेशतर मामलात में हमारे हम रिकाब रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बिलाशुबा हम इस बात को फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन इनफरादी तौर पर बाज़ औक़ात अच्छे से अच्छा इंसान रास्ते से भटक जाता है। और माफ कीजिएगा अली यार खान, आप भी उसी हवस ज़र का शिकार हो गए जो इंसान को इंसानियत से बहुत दूर कर देती है, उसके तमाम जज्बों को मौत की नींद सुला देती है। बेशक दौलत की चमक ऐसी ही चीज है और हमारा गम गुस्सा बरहक है, क्योंकि हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते थे। हमें आप पर मुकम्मल एतमाद था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।